नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको पता ही है कि बंगाल में इलेक्शंस हो गए और इलेक्शंस के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। आपको पता ही है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो निकला उसमें बीजेपी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी से उन्होंने अब अपनी सरकार उनको बनानी है। क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिला। टीएमसी जो है उनको बहुत कम सीटें आई और शायद पिछली 15 साल में मतलब हार हुई तो बहुत बुरी हार जो है वो टीएमसी की हुई। और मेन पार्टी है वो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वो उनकी सत्ता चली गई। अब ममता बनर्जी जी एज एक्सपेक्टेड उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं सीएम पोस्ट से रिजाइन नहीं करूंगी। इलेक्शन के जो रिजल्ट से अगर एग्जैक्ट रिजल्ट्स की हम बात करें तो बीजेपी के पास इसमें 207 सीटें थी, टीएमसी के पास 81 सीटें थी, 2 सीटें कांग्रेस की थी, 1 सीट सीपीआई एम जीती है, कुछ ऐसे ही नंबर्स रहा और टोटल वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर 294 सीट्स हैं। तो ये पूरा मामला रहा। अब वहां पर क्या है कि क्योंकि बीजेपी को एक क्लियर मेजोरिटी मिल गई, भाई अगर आपको सरकार बनानी है तो 50% +1 आपको चाहिए। बीजेपी को वहां क्लियर मेजोरिटी मिल गई, 207 सीटें मिल गई, आराम से उनकी सरकार बन रही है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने एट द सेम टाइम कह दिया कि भाई मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करूंगी। अब जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगी नई सरकार नहीं बन सकती, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ममता बनर्जी जी ने जब कहा कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करूंगी तो उसके पीछे का कारण बताया कि पूरी सेंटर की फोर्सेस लगा करके, पूरे सेंटर के आदमी को लगा करके, रिटर्निंग ऑफिसर को लगा करके, सब करा करके वहां पर जो तमाम उसके रीजंस बताए उन्होंने कि जो ईवीएम की मशीन है उसके नंबर्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तमाम हमारे जो बूथ एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ जो भी उनके अपने रीजंस थे सारे रीजंस बताया। उन्होंने कहा कि हेंस मैं अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, हमें जबरदस्ती का हराया गया है सेंटर की फोर्सेस को लगा करके। अब यहां पर ये तो पूरा न्यूज था, लेकिन हम इस न्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां पर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड यूपीएससी एंगल से इससे क्या सवाल बन सकता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, इससे कनेक्टेड जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेंस दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो बंगाल में भी हुआ, और उसके बाद अगर कोई सिनेरियो खड़ा होता है सरकार कैसे बनती है, और अगर कोई भी सीएम जो है जो हार चुकी हैं अगर उन्होंने कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी तो उस केस में क्या किया जा सकता है, गवर्नर का इसमें क्या रोल है, कौन सा आर्टिकल प्ले करता है, ये सारी चीजें पूरी सारे डायमेंशंस यहां पर हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी पर अब जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स पूरा जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ उसमें कवर होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वो सिर्फ 22,999 का है 12 मंथ्स के लिए। इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, और इस पर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। ये मेरा कोड इस्तेमाल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले आर्टिकल 164 को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 164 जो है वो सीधी सीधी बात करता है अपॉइंटमेंट की, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की। जो ममता बनर्जी जी हैं, यानी कि ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट और उनका टेन्योर क्या होगा। अब टेन्योर आपको पता ही है, टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल तक सरकार चलती है, तब तक वो लोग रहते हैं। अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में अगर हम देखें तो आर्टिकल 164 कहता है कि जो सीएम होता है उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नर की होती है, यानी कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करता है आर्टिकल 164 के अंदर। और अगर आप टेन्योर देखोगे कि सीएम का टेन्योर क्या होता है, तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 में एक बात लिखी हुई है। वो बात लिखी हुई है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका ऑफिस तब तक रहेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब यहां पर जब तक गवर्नर का प्लेजर होगा तब तक सीएम अपनी पोस्ट पर रह सकता है। अब आप कहोगे यार ये तो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, ये गवर्नर जो है ये तो क्लियरली एक सेंटर का आदमी है, इतना तो हम समझ ही जानते ही हैं कि गवर्नर जो है वो क्लियरली सेंटर का आदमी है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट कौन है? वो तो पूरा ही सेंटर का आदमी है। तो प्रेसिडेंट सेंटर्स मैन, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर, हेंस गवर्नर इज आल्सो सेंटर्स मैन। एंड गवर्नर कब तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है? टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर वो पूरा हम चेन देखें, अगर उस पूरे लिंक को समझें, तो एक्चुअली गवर्नर इज द सेंटर्स मैन। ये है, एक सेंटर का आदमी है, और सेंटर का आदमी है। अगर इसके प्लेजर पर चीफ मिनिस्टर है
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई अपोजिशन का चीफ मिनिस्टर कभी बन ही नहीं पाएगा। जैसे आज बंगाल में सिचुएशन है कि ममता बनर्जी जी 15 साल से सीएम है, तो आखिर कैसे हैं भाई? गवर्नर सेंटर का आदमी है, बीजेपी की सरकार है सेंटर में, बीजेपी आराम से अपने गवर्नर को कहे कि भाई अपना प्लेजर हटा लो, खत्म करो, सीएम को हटाओ, हम अपनी सरकार बनाएंगे वहां पर, सीधा ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर जो प्लेजर वर्ड यूज हुआ है, जो ये प्लेजर वर्ड है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एक्चुअली में ये प्लेजर जो वर्ड है ये एब्सोल्यूट नहीं है। और इसको हम थोड़ा सा समझते हैं इस डॉक्ट्रिन से, दैट इज द प्लेजर डॉक्ट्रिन। प्लेजर डॉक्ट्रिन कहती है, प्लेजर डॉक्ट्रिन का ये मतलब नहीं है कि पर्सनल डिस्क्रिशन होगा गवर्नर का, यानी कि गवर्नर अपने पर्सनल डिसीजन मेकिंग पर कुछ नहीं करेगा कि भाई मुझे ये आदमी नहीं पसंद, मैं हटा दूं इसको, मुझे सेंटर से आदेश आ गया मैं हटा दूं इसको, वो नहीं हो सकता। यहां पर जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर लिखा हुआ है, एक्चुअली दैट प्लेजर ऑफ द गवर्नर मीन्स व्हाट, दैट जो चीफ मिनिस्टर होगा वो तब तक रह सकता है अपने ऑफिस पे, तब तक वो अपनी कुर्सी पर रह सकता है जब तक उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट होगा। और मेजॉरिटी सपोर्ट का मतलब क्या होगा? मेजॉरिटी सपोर्ट का मतलब 50% प्लस वन होगा। तो जब तक उनके पास ये 50% प्लस वन का नंबर होगा तब तक उनको उनके जगह से कोई नहीं हटा सकता, यानी कि चीफ मिनिस्टर को उनके पोजीशन से कोई नहीं हटा सकता। तो गवर्नर का प्लेजर तब तक सीएम के साथ रहेगा, गवर्नर अपने प्लेजर पर तब तक सीएम को सीएम रहने देगा जब तक कि उनके पास क्लियरली एक मेजॉरिटी सपोर्ट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। जैसे ही उनको पता चला कि अब इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर जो है वो तुरंत उनके खिलाफ तुरंत उनको हटा सकता है। तो जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब मेजॉरिटी सपोर्ट से है। यानी कि एक बात हमें मोटा मोटा समझ में आ गई कि अगर सीएम रहना है, इफ यू हैव टू रिमेन इन ऑफिस, इफ अ सीएम हैज टू रिमेन इन ऑफिस, सो ही और शी मस्ट एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर ममता बनर्जी को सीएम रहना है या सीएम बनना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। मेजॉरिटी सपोर्ट का मतलब क्या? 50% प्लस वन। अब इलेक्शन वेस्ट बंगाल में देखिए, तो अगर आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन देखो तो 294 सीटें टोटल वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब अगर 294 सीटों पर अगर आपको 294 सीटों पर यहां पर वेस्ट बंगाल का सीएम बनना है तो आपको क्या चाहिए? तो अगर आपको वेस्ट बंगाल का सीएम बनना है तो जस्ट इसकी आधी सीटें, यानी कि 50%, 294 का 50% प्लस वन सीटें जो हैं, यानी कि 50% प्लस वन सीटें आपके पास होनी चाहिए। क्या ममता बनर्जी के पास 50% प्लस वन सीटें आ रही हैं? अगर हम इस नंबर को रफ मान लें, 300 और 100 हम मान के चलें, मतलब 150 हम मान करके चलें, तो क्या ममता बनर्जी के पास 150 सीटें हैं? नहीं है। 150 सीटें हैं क्या उनके पास? नहीं है। तो ममता बनर्जी के पास कितनी सीटें? 181 सीटें हैं, which is way behind this number, 50% प्लस वन। तो 81 सीटें जो हैं ममता बनर्जी के पास, क्या ये 81 सीटें लेकर के वो सीएम रह सकती हैं या वो सीएम के पद पर बनी रह सकती हैं? नहीं बनी रह सकती। तो अगर आप इलेक्शन हार गए हो, मतलब कि आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं आ पाया है, आप 50% प्लस वन सीट नहीं जीत पाए हो, तो क्या आप सीएम बने रह सकते हो? नहीं बने रह सकते हो। ये आर्टिकल 164 क्लियरली बता देता है कि भाई देखो, अगर आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है तो आप सीएम नहीं रह सकते। अब दूसरा इसी में एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब वो कंसेप्ट है जो हाउस के अभी अंदर चल रहा है, अभी मैं आऊंगा इलेक्शन वाले पर भी आऊंगा। तो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है और ये कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा मैटर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पर इसके अलावा अगर आप सेंटर में भी देखोगे तो वहां पर भी सेम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसका मतलब क्या होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली। इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो इसको आप एक टीम की तरह सोचो, एक टीम की तरह आप इसमें सोचिए कि एक टीम है,
जैसे आप आईपीएल में क्रिकेट टीम्स को देख रहे हो, दूसरी दूसरी टीम्स को देख रहे हो, वैसे टीम की तरह सोचो, इनको आप इंडिविजुअल्स की तरह नहीं लो। हालांकि ये अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबका काम अलग है, लेकिन आप जैसे ही ये हाउस में पहुंचते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स जैसे हाउस में पहुंचते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ये हर एक मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं और आप, हम दोनों मिनिस्टर हैं और हम दोनों हाउस में पहुंच रहे हैं, भले हमारी और आपकी नहीं पड़ती है, अब आप कोई अगर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हो और कोई पॉलिसी लेकर के आ रहे हो, तो मुझे उस पॉलिसी का समर्थन करना पड़ेगा, इवन दो मुझे शायद वो पॉलिसी ना पसंद हो। इवन दो कैबिनेट की मीटिंग में हो सकता है कि शायद मैंने उस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ भी उठाई हो, मैं बहुत डिसएग्री भी था, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी पास हुई और वो हाउस में पहुंच चुकी है, तो अब मैं आपके खिलाफ उस हाउस में नहीं जा सकता। यानी कि मुझे आपको समर्थन देना होगा। वी शुड वर्क एज अ टीम ओनली, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर कॉन्फिडेंस लूज करता है तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब पूरी गवर्नमेंट जो है वहां पर खत्म हो जाती है, सारे मिनिस्टर्स को वहां पर रिजाइन करना पड़ता है। अब ये गेम होता कैसे है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कि हमने अभी तक ये समझ लिया कि अगर सीएम को सीएम बने रहना है तो उनके पास हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, उनको हाउस में मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। और हाउस में उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट कब तक रहेगा, जब तक उनकी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट रहेगा। गवर्नमेंट कौन है, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट रहेगा तब तक वो भी सीएम बनी रहेंगी। यानी कि ममता बनर्जी सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट में है, उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है, तब तक वो सीएम बनी रहेंगी, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्फिडेंस है हाउस का, वो गवर्नमेंट का सर्वाइवल डिसाइड करता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, गवर्नमेंट खत्म हो गई। अब अगर मान लो एक बिल आता है, कैसे ये चीजें चलती हैं, एक बिल आता है और उस बिल में सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना था, लेकिन वो बिल पास नहीं होता है, वो बिल जो है लैप्स कर जाता है, बिल पास नहीं होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब जैसे ही बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लैप्स करता है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो पर्टिकुलर पार्टी जो है, जैसे मान लो टीएमसी है, तो टीएमसी ने अपना सपोर्ट लूज कर दिया। अब जैसे ही ये बिल लैप्स होगा और टीएमसी का सपोर्ट सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा कि इनके पास क्लियर सपोर्ट नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अब अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं तो इनको इनके पदों से हटाया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। तो जैसे ही ये होगा, जैसे ही वो बिल नहीं पास होगा जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होना था, वैसे ही तुरंत जो ऑपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर उनको हटना पड़ेगा अपने पोजीशन से। जनरली ऐसे केसेस में गवर्नमेंट खुद कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ जाती है, ये प्रूव करने के लिए कि इस पर्टिकुलर बिल के लिए शायद हो सकता है हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, हो सकता है हमारे पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था, लेकिन एज अ होल जनरली पूरे स्टेट को चलाने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस है, पूरे हाउस का कॉन्फिडेंस है, और वहां पर वो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसको पास करा लेते हैं। तो दोनों सिनेरियो हो सकता है, कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट लेके आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अपोजिशन लेकर के आती है। और मैंने आपको बताया कि ये 50% + 1 कॉन्फिडेंस मतलब 50% + 1, यानी कि आपके पास मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। तो पहली चीज क्या है कि एक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इज इक्वल टू द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर सर्वाइव करनी है मतलब उनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से तय होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक डिसीजन जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसके पहले मैं जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे आपने एक डिसीजन लिया, भले ही मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, अंदरूनी मुझे काफ़ी गुस्सा है उस चीज़ को लेकर के, लेकिन जैसे ही हाउस में पहुंचूंगा वहां पर मुझे उसको समर्थन देना ही पड़ेगा। तो भले कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट के इनसाइड डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, मैं उससे बिल्कुल ना खुश हूँ, मैं टेबल पीट रहा हूँ, मारपीट हो रहा है, जो करना है करो, लेकिन जैसे ही आप हाउस के अंदर जाओगे आपको पूरी तरीके से पब्लिकली वो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, वो सपोर्ट देना पड़ेगा। तो जब तक गवर्नमेंट तब तक रहती है जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट रहता है, और उनके जो सारे मिनिस्टर्स हैं वो सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड हेंस सीएम भी जो है तभी बनी रहती है जब ये पूरी यूनिटी जो है वो उनके अंदर बनी रहती है। तो एक वन लीड्स टू अनदर, अनदर लीड्स टू अनदर, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हम आते हैं, दो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है इलेक्शन लॉस और दूसरा होता है मेजॉरिटी लॉस।
थोड़ी देर पहले जो मैं आपको समझा रहा था, इट वाज मेजॉरिटी लॉस, यानी कि हमारी सरकार बन चुकी है। अब मान लो जैसे इलेक्शन हुए, सरकार बननी है। सरकार कैसे बनी है? तो मेरे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। मतलब मैंने आपको 294 सीट बोला, 294 सीट्स में 50% प्लस वन चाहिए मुझे सरकार बनाने के लिए, पर मेरे पास उतनी सीट नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको बुला लिया कि भाई आप भी आ जाओ, मेरे समर्थन में आ जाओ, आप अपनी 10 सीटें लेके आ जाओ, आप अपनी 15 सीटें आ जाओ, हम चारों पार्टी मिला करके सरकार बना लेते हैं। तो आपका एक बंदे को मिनिस्टर बना देंगे, आपके 2 बंदों को मिनिस्टर बना देंगे, आपके इतने बंदे को मिनिस्टर बना देंगे, और मैं सीएम बन जाऊंगा। इस तरीके से तोड़ मोड़ करके सरकार बन जाती है। अब सरकार बन गई, उसके बाद हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो गए किसी इशू के ऊपर। डिसएग्रीमेंट्स हो गए तो बाकियों ने जो मुझे समर्थन दिया था वो समर्थन वापस ले लिया। बिल नहीं पास हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो पास हो गया, और मैं सीएम के पोस्ट से मुझे हटना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। अब एक और सिनेरियो होता है जहां पर सीएम जो है उसको रिजाइन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्शन लॉस केस। अब इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। इलेक्शन लॉस को इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि आपकी पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। एग्जैक्टली वही चीज जो ममता बनर्जी जी के साथ हुई है। सीएम को रिजाइन करना पड़ता है अगर इलेक्शंस में उनकी पार्टी जो है वो हार जाती है, वो मेजॉरिटी लूज कर जाती है। अब टीएमसी जो पहले सरकार में थी, जो पहले पूरी तरीके से पावर में थी, जब इस बार के इलेक्शंस हुए तो उनको सिर्फ 81 सीटें मिली। 81 सीटें मिलने का मतलब क्या है कि वो मेन अपोजिशन तो हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास 50% प्लस वन सीटें नहीं आ पाई हैं। तो 50% प्लस वन सीटें क्योंकि नहीं आ पाई हैं तो वो सरकार नहीं बना सकते। तो पार्टी जो है वो हार गई है, पार्टी पूरी तरीके से लूज कर गई है। और अगर पार्टी लूज कर गई है तो फिर उस केस में सीएम को रिजाइन करना ही पड़ता है। तो जब पार्टी लूज करती है, इस तरीके से चलेगा, जब पार्टी लूज करती है तो उसके बाद सीएम जो है अपना रेजिग्नेशन देता है, और उसके बाद नई गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट किया जाता है, नई गवर्नमेंट जो है वो बनाया जाता है। तो जो जीते हुए लोग रहते हैं, जो जीती हुई पार्टी रहती है, वो बताती है कि हमारे ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, हमारे ये चीफ मिनिस्टर होंगे। उन चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाई जाती है। उन चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवाने के बाद वो चीफ मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं, गवर्नर को एक लिस्ट देते हैं कि ये हमारे तमाम मिनिस्टर्स होंगे। फिर उन मिनिस्टर्स को दिलवाई जाती है, एंड दिस इज हाउ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, एज सिंपल एज दैट। तो अगर पार्टी हार गई मतलब आपको सीएम को रिजाइन करना ही पड़ेगा, ये कन्वेंशन है, ये करना ही पड़ता है। अभी हम उसके भी आएंगे, उस सिनेरियो पर भी आएंगे, ममता बनर्जी वाले सिनेरियो पर, कि भाई अगर कह दिया कि नहीं करूंगे मैं रिजाइन, बताओ क्या कर लोगे। तो उस पर भी थोड़ी देर में आते हैं। दूसरी चीज होती है दैट इज अगर सीएम अपनी सीट हार जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसे हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखा था इस इलेक्शन के अंदर, वो अपनी सीट हार गए थे। अब बहुत सारे सीएम ऐसे होते हैं जो अपनी सीट हार भी जाते हैं। वो अपनी सीट हार गए हैं, सीएम कैंडिडेट जो है या सीएम जो है वो अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव जीत गई है। जैसे मान लो टीएमसी है, टीएमसी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ रही थी और टीएमसी बहुत अच्छी सीट लेकर के आती, 210 सीटें ले आती, और ममता बनर्जी फिर भी अपनी सीट हार जाती। जिस भी सीट से वो लड़ रही थी वो सीट वो हार जाती। तो उस केस में क्या होता, तब वो सीएम बनी रह सकती थी। उनको अगर उनके दल ने चुन लिया है कि यही सीएम होंगी तो वो सीएम बनी रह सकती हैं। दिस इज व्हाट आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 सेज। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ये भी कहता है कि मान लो एक मिनिस्टर है, उसके पास 6 महीने का टाइम है, दे हैव 6 मंथ्स टाइम कि वो अपनी सदस्यता को प्रूव करें। ये मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है, मतलब चीफ मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड है। तो चीफ मिनिस्टर मान लीजिए वो बनी रहना चाहती हैं, अगर अपनी सीट हार भी गई हैं तब भी, तो क्या होगा। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि वो भले ही अपनी सीट हार गई हों, उनको उनके दल ने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहिए, 6 महीने में आपको सदस्यता प्रूव करनी है। वो कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई उनके पार्टी का लीडर जो किसी सीट से जीता हो और वो सेफ सीट हो, यहाँ से तो भाई टीएमसी का कोई भी खड़ा हो जाए जीत जाएगा, तो उस सेफ सीट को वो खाली कर देता है, मतलब वो रिजाइन दे देता है। अब वो सीट खाली हो गई, खाली जैसे वो सीट होगी उस पर बाय इलेक्शन कराए जाएंगे। बाय इलेक्शन में ममता बनर्जी वहां से खड़ी हो जाएंगी और उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, ममता बनर्जी जो है वहां पर जीत जाएंगी, और जीत करके फिर वो वापस हाउस में आ जाएंगी और वो सीएम बनी रहेंगी। तो 6 महीने के टाइम मिल जाता है उनको। तो 6 महीने में वो अपनी जो सीएम शिप है उसको कंटिन्यू रखती हैं, और उसके बाद जीत करके जब ऑफिशियली वो मेंबर बन जाती तब तो वो सीएम रहेंगी ही रहेंगी, फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इस केस में। लेकिन अब ममता बनर्जी जी के केस में ये वाला सीन तो हुआ नहीं है, ये वाला सीन तो है नहीं। ममता बनर्जी जी की पार्टी तो बुरी तरीके से हारी, तो उनके साथ हो गया पहला वाला सीन, यानी कि उनकी पार्टी हार गई है, चुनाव हार गई और अब उनको रिजाइन देना है। अब वो कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी क्योंकि मैं मानती नहीं हूं कि मैं हारी हूं।
अब आपके मानने ना मानने से कुछ होगा नहीं। अब अगर वो रिजाइन नहीं देती हैं तो फिर क्या होगा? हियर कम्स द रोल ऑफ गवर्नर। अब सारी चीजें जो है वो गवर्नर के हाथ में चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? गवर्नर का रोल 3 केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है दैट इज द हंग असेंबली केस, यानी कि अगर इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, 50% प्लस 1 सीटें जो चाहिए होती हैं वो किसी पार्टी के पास नहीं आ पाती। ना बीजेपी के पास आ पाती है, ना टीएमसी के पास आ पाती है, ना कांग्रेस के पास आ पाती है, ना लेफ्ट के पास आ पाती है। उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है वो सबसे पहले वही डिसाइड करेगा कि वो किसको बुलाएगा मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। अब मान लो टीएमसी के पास सीटें ज़्यादा हैं, तो दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग द मेजोरिटी, बट बीजेपी जो है उसने नीचे नीचे खेल कर दिया। उसने कांग्रेस को कहा तुम आ जाओ हमारे साथ, लेफ्ट को कहा तुम भी आ जाओ, उनको कहा तुम भी आ जाओ, 2-4 इंडिपेंडेंट्स को भी मिला लिया। उन्होंने कहा कि जोड़ तोड़ भाई हमारा अच्छा है। तो गवर्नर जब किसी को इनवाइट करता है तो वो किस बेसिस पर इनवाइट करता है? तो वो इनवाइट करता है द इंफॉर्मेशन ही गेट्स। तो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सीख करता है सबसे पहले कि कौन मेजोरिटी बना सकता है, और जो मेजोरिटी बना सकता है उसको इनवाइट करता है। और अगर उसने अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दी, उसने अपना समर्थन प्रूफ कर दिया, एंड दैट इज बाय साइनिंग कंसेंट फॉर्म, अगर वो प्रूफ हो गया तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो हंग असेंबली का जब भी सिनेरियो आता है वहां पर गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि मैं किसको बुलाऊंगा पहले, और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसाइड करता है। दूसरी, गवर्नर तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेजोरिटी के ऊपर डाउट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि 2 सिनेरियो होते हैं। अगर बिल है जो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, यानी कि 50% प्लस 1 वोट से, अगर वो बिल लैप्स हो जाता है तो वहां पर एक डाउट आ जाता है गवर्नर के मन में कि ये लगता है ये सरकार अपनी मेजोरिटी लूज कर चुकी है, और अगर मेजोरिटी लूज कर चुकी है तो इनको पावर में नहीं रहना चाहिए, इनको तो रिजाइन करना चाहिए। तो उस केस में भी गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा केस, जो कि ये वाला केस है, ममता बनर्जी वाला केस है, कि अगर कोई सीएम सीधा रिफ्यूज कर दे कि भाई मैं तो अपनी पोस्ट से रिजाइन ही नहीं दूंगी, आप करना है जो कर लो, तो उस केस में गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर इस केस के अंदर गवर्नर क्या कह सकता है? सिंपल सी बात है, गवर्नर इस केस में सीएम को डिसमिस कर सकता है, जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि भाई अगर वो रिजाइन नहीं कर रही हैं तो गवर्नर हैज द पावर कि वो क्लियरली, क्योंकि इलेक्शन लूज किया है, इलेक्शन रिजल्ट्स को बेस बना करके वो उनसे सीधा डिसमिसल उनका कर सकते हैं। क्योंकि अब हम वापस से पहली वाली स्लाइड से इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि सीएम जो है वो अपनी पोस्ट तभी तक होल्ड करेगा टिल देयर इज द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या है? दैट यू हैव द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर क्योंकि इनके पास कोई मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए गवर्नर जो है वो इनको पूरी तरीके से हटा सकता है। और वो किस चीज के ऊपर बेस करेगा? वो इस चीज के ऊपर बेस करेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आए हैं, और उस चीज पर अपनी स्पेकुलेशंस को बेस करके वो इनको डिसमिस कर सकता है, ये बात की जाएगी। तो इस केस में होना क्या है? अगर ममता बनर्जी लगातार इस चीज पर अड़ जाएंगी कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो उस केस में गवर्नर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बेस पर अपना प्लेजर डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगा, और प्लेजर डॉक्ट्रिन अप्लाई करके इनको डिसमिस कर देगा इनकी पोजीशन से, और ये डिसमिस हो जाएंगे। उसके बाद नई सरकार को वहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल पूरे डिटेल में सारे प्रोविजंस के साथ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।